हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर हम एमपी जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर एमपी जीके से रिलेटेड सारी वीडियो उपलब्ध है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की जलवायु को हम सबसे पहले मैप के जरिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर का मैदान। तो उत्तर का मैदान आप मैप में देख सकते हो कि वहाँ पर गर्मी अधिक पड़ेगी और ठंडी भी अधिक पड़ेगी, यानी कि गर्म भी अधिक होगा और ठंड भी अधिक पड़ेगी, क्योंकि ये राजस्थान से लगता है और राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो गर्मी भी अधिक पड़ेगी और ठंडी भी अधिक पड़ेगी, क्योंकि रेगिस्तान में जो होता है रात ठंडी भी अधिक पड़ती है और गर्मी भी अधिक पड़ती है। नेक्स्ट क्षेत्र है मालवा का क्षेत्र। तो मालवा का क्षेत्र में गर्मी तो साधारण गर्म रहेगी और ठंडी भी साधारण ठंड रहेगी, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंडी होगी, क्योंकि मालवा की जलवायु बहुत अच्छी है रहने लायक। नेक्स्ट है विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। तो विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में गर्मी तो साधारण गर्म पड़ेगी लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो सतपुड़ा विंध्य क्षेत्र में गर्मी नॉर्मल रहेगी और ठंडी ज़्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र पर गर्मी तो अधिक पड़ेगी लेकिन ठंडी नॉर्मल रहेगी, यानी गर्मी अधिक पड़ेगी और ठंडी साधारण ठंड रहेगी। तो ये हमने मैप के जरिए देख लिए कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार है। तो आइए अब हम इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मौसम और जलवायु में अंतर समझ लेते हैं कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है। तो वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन, यानी कि मौसम ऐसा होता है जो बहुत कम समय पर चेंज होते रहता है, यानी कि कभी ठंडी लगेगी तो कभी गर्मी लगेगी तो कभी बरसात होने लगेगी, तो उसे मौसम कहते हैं। और जलवायु क्या होती है कि किसी भी एरिया में 15 20 या 30 साल का जो जलवायु यानी कि मौसम का जो अध्ययन रहता है उसे जलवायु कहते हैं। यानी कि 15 20 30 सालों का जब मौसम का अध्ययन किया जाता है तो उसे जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु लॉन्ग टर्म की होती है और मौसम शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि मौसम कभी भी चेंज होता रहता है लेकिन जलवायु चेंज नहीं होती है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी और एक महाद्वीपीय जलवायु। तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा के गुजरने के कारण मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, और मध्य प्रदेश के भू आविष्टित राज्य होने के कारण मध्य प्रदेश में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। यानी कि मध्य प्रदेश पूर्णतः क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि मध्य प्रदेश में कोई भी समुद्र की बाउंड्री टच नहीं करती है। तो जिसके कारण मध्य प्रदेश में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। और सेकेंडली उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों पाई जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी पाई जाती है और महाद्वीपीय जलवायु भी पाई जाती है। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र। तो सबसे पहले है उत्तर का मैदान, जहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर गर्मी भी अधिक पड़ेगी और ठंडी भी अधिक पड़ेगी। नेक्स्ट है मालवा का पठार, जहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर सामान्य गर्म रहेगी और सामान्य ठंडा रहेगा, यानी कि नॉर्मल गर्मी और नॉर्मल ठंडी रहेगी। नेक्स्ट है विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। तो यहाँ पर गर्मी तो नॉर्मल रहेगी लेकिन ठंडी अधिक होगी। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में गर्मी अधिक रहेगी और ठंडी नॉर्मल रहेगी। तो ये हमने ओवरऑल एक बार में देख लिया कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। आइए अब इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तो उत्तर का मैदानी क्षेत्र समुद्र से दूर स्थित होने के कारण उत्तर के मैदानी क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, जिस कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के दिनों में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है। शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना इस क्षेत्र के प्रमुख शहर है। तो उत्तर का मैदानी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र है, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार सम जलवायु होने के कारण मालवा क्षेत्र में गर्मी यानी कि ग्रीष्म ऋतु ना तो अधिक गर्म होती है और शीत ऋतु ना ही अधिक ठंडी होती है। और चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। तो फायान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था, जिसमें इंदौर, देवास, उज्जैन, सीहोर, रतलाम जिले शामिल है।
आदर्श जलवायु के कारण मालवा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। यानी कि जलवायु भी अच्छी है यहाँ पर, तो कोई भी यदि औद्योगिकरण करना है या कोई बाहर से कोई कंपनी आती है तो इसी क्षेत्र को चूज़ करती है, क्योंकि जलवायु अच्छी है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती ना ज़्यादा ठंड पड़ती, और औद्योगिकरण के लिए यहाँ पर मजदूर भी आसानी से मिल जाते हैं, तो यही उसका कारण है। नेक्स्ट है विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। तो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु सामान्य गर्म और शीत ऋतु अधिक ठंडी होती है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी एवं अमरकंटक इसी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र कर्क रेखा के समीप स्थित होने के कारण ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होती है, किंतु शीत ऋतु में सामान्य ठंडी होती है, यानी कि गर्मी अधिक पड़ती है और ठंडी नॉर्मल रहती है, जिसपे होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर और खंडवा क्षेत्र शामिल है। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में वर्षा, कि मध्य प्रदेश में बारिश किस प्रकार की होती है। तो मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से प्राप्त होती है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो बारिश होती है, जो एक अरब सागर की शाखा के द्वारा होती है और एक बंगाल की खाड़ी के द्वारा होती है, तो दोनों प्रकार की जो शाखा है उनसे वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। यानी कि उत्तर एरिया और पश्चिम एरिया जो वाले उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। तभी तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में भिंड के गोहद में सबसे कम वर्षा देखी जाती है, और मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर कम होती है। यानी कि जैसे कि हम मंडला बालाघाट जिले की ओर से बढ़ें और लास्ट में अलीराजपुर झाबुआ ओर की चलें, तो अलीराजपुर झाबुआ वाले क्षेत्र पर कम वर्षा होगी और बालाघाट मंडला वाले क्षेत्र पर वर्षा अधिक होगी। यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा कम होगी। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले 3 जिले हैं, जिसमें बालाघाट है, छिंदवाड़ा है और मंडला है। और मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में औसत वर्षा है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? भिंड जिला का गोहद जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे कम वर्षा देखी जाती है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पचमढ़ी है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बालाघाट है। यानी कि एवरेज सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो बालाघाट पर होती है। और बालाघाट में वन क्षेत्र भी सबसे सर्वाधिक है, इसलिए बालाघाट में वर्षा भी अधिक होती है। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो भिंड है, क्योंकि भिंड में पेड़ पौधे कम हैं, झाड़ियाँ है और राजस्थान से लगता हुआ जिला है, तो वहाँ पर वर्षा भी कम होती है। आइसोथर्मल लाइन यानी कि समताप रेखा, जो कि 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा राज्य को उत्तर और दक्षिणी 2 भागों में विभाजित करती है। और एक है आइसो हाइट लाइन, जो कि समवर्षा रेखा है, जो कि 60 सेंटीमीटर की आइसो हाइट रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी व पश्चिमी भागों में विभाजित करती है। आइए अब हम देखते हैं वर्षा की परिवर्तनशीलता। तो औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना परिवर्तनशीलता कहलाता है। यानी कि अपने को पता है कि इस क्षेत्र पर एवरेज यानी कि मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर वर्षा एवरेज होती है, तो उससे कम वर्षा हो जाए या फिर 112 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए तो उसी को बोलते हैं वर्षा की परिवर्तनशीलता। और राज्य का औसत परिवर्तनशीलता प्रतिशत कितना है? 19.5 है, यानी कि 19.5 है। वर्षा की परिवर्तनशीलता राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ परिवर्तनशीलता कम है। यानी कि दक्षिण पूर्वी वाला जो भाग है, यानी कि बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा वाले भाग में अधिक वर्षा होती है और इसलिए यहाँ पर परिवर्तनशीलता कम देखी जाती है। और राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा कम होती है और फलस्वरूप वर्षा की परिवर्तनशीलता भी अधिक पाई जाती है। यानी कि जो उत्तर पश्चिम भाग है वहाँ पर वर्षा कम होती है और इसलिए वहाँ पर परिवर्तनशीलता भी अधिक पाई जाती है। अब नेक्स्ट है कट्टीवाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा। तो अरब सागर शाखा से होकर से होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत की चोटियाँ अधिक ऊंची है, अतः पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है। इसके बाद कुछ हवाएं ताप्ती, नर्मदा घाटी से आकर कट्टीवाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा कराती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर आते हैं, यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, और से ऊपर चलते हुए हम नॉर्थ में आते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाले एरिया में आते हैं, तो वर्षा कम होती जाती है, क्योंकि दक्षिण में जो पर्वत है बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, तो पर्वत अधिक होने के कारण जो वर्षा होती है, यानी कि बादल
पर्वतों के कारण रुक जाते हैं, पेड़ पौधे वहाँ पर अधिक है तो वहाँ पर ज़्यादा वर्षा करवाते हैं, और नॉर्थ वाले एरिया में पर्वत थोड़े कम हैं, यानी कि कम ऊँचे हैं, तो वहाँ पर कम वर्षा होती है। और अरब सागर से होते हुई फिर हवाएं ताप्ती नर्मदा घाटी में आकर कठियावाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा कराती है। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में मासिक कैलेंडर। तो जनवरी है, तो जनवरी में न्यूनतम तापमान होता है, कैसा होता है, सबसे कम तापमान होता है। फरवरी में शीत ऋतु की समाप्ति होती है, यानी कि ठंड की समाप्त होने लगता है। मार्च में सर्वाधिक तापांतर देखा जाता है, यानी कि जो अंतर रहता है, ताप में अंतर देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि फरवरी का महीना क्या रहता है, ठंडी का महीना रहता है, और मार्च जो रहता है स्टार्टिंग गर्मी का रहता है। तो फरवरी में तापमान रहा होगा 8-10 सेंटीमीटर, 8-10 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। तो जैसे ही मार्च में प्रवेश करते हैं तो एकदम से तापमान बढ़ जाता है, एकदम से तापमान 22-25 डिग्री सेल्सियस पर चल जाता है। तो इसलिए मार्च में सर्वाधिक तापांतर देखा जाता है। और अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लगभग 35-40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देखा जाता है। तो वहाँ पर लू जो हवा का नाम है, लू देखा जाता है, और यहाँ पर प्री मानसून आता है। मई में सर्वाधिक गर्म महीना होता है और यहाँ पर लू चलता है। जून है, तो जून में ग्रीष्मकालीन मानसून का आगमन होता है। जुलाई में भी ग्रीष्मकालीन मानसून होता है, अगस्त में भी ग्रीष्मकालीन मानसून होता है, और ये तीनों महीने में बरसात होती है। नेक्स्ट है सितंबर, तो सितंबर में ग्रीष्मकालीन मानसून होता है और यहाँ पे द्वितीय गर्मी देखी जाती है, यानी कि जो वर्षा रहता है धीरे धीरे खत्म होने लगता है ग्रीष्मकालीन मानसून के टाइम पर, और हल्की सी गर्मी देखी जाती है। नेक्स्ट है अक्टूबर में क्या होता है, दूसरी बार गर्मी पड़ती है, यानी कि बारिश पूर्णतः समाप्त हो जाती है, और तापमान में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर दूसरी बार गर्मी देखी जाती है। नेक्स्ट है नवंबर, तो नवंबर में थोड़ी सी ठंड स्टार्ट हो जाती है, मावठ, और हल्की वर्षा होती है यहाँ पर। दिसंबर में भी हल्की वर्षा होती है जिसे मावठ कहते हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर जो में मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं, और इस समय तक मध्य प्रदेश में ठंड स्टार्ट हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में तापमान। तो वार्षिक औसत तापमान कितना होता है, 21 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 21 डिग्री सेल्सियस होता है। और सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है, यानी कि मई में सर्वाधिक तापमान देखा जाता है। न्यूनतम तापमान कहाँ पर, जनवरी माह में होता है। सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है, और सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान कौन सा है, गंजबासौदा है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर देखा जाता है, तो गंजबासौदा में देखा जाता है। देखा गया अभी तक 48.9 डिग्री सेल्सियस, जो कि 1995 में दर्ज किया गया था। उसके बाद खजुराहो में 49.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि सर्वाधिक है, 2018 में दर्ज किया गया। न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान है शिवपुरी है। मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है, तो मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला कहाँ पर है, इंदौर में है। सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी कहा जाता है, यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में जो दोबारा गर्मी पड़ती है उसे द्वितीय गर्मी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है, यानी कि अंतर कहाँ पर देखा जाता है सबसे ज़्यादा तापमान में, तो उत्तरी एरिया में। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की ऋतुएं। तो बेसिकली मध्य प्रदेश में क्या, पूरे भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं होती है। पहले तो ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन और शीतकालीन। तो इस ऋतु को प्रदेश में उनाला के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मी के दिनों की, तो गर्मी के दिनों की जो ऋतु रहती है उसको उनाला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 16 फरवरी से स्टार्ट होती है और 15 जून को समाप्त होती है। प्री मानसून अप्रैल मई में आता है। उसके बाद लू, मई माह में चलने वाली गर्म हवा को लू कहा जाता है, यानी कि जो मई महीने या अप्रैल लास्ट में और मई में जो चलती है हवा उसे लू कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्षाकालीन, तो वर्षाकालीन यानी कि वर्षा ऋतु, बारिश का समय। इस ऋतु को चौमासा के नाम से भी जाना जाता है। तो चौमासा वर्षा ऋतु को कहा जाता है, जो 16 जून से और 15 अक्टूबर तक चलती है, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखा से वर्षा प्राप्त होती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से ही मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। नेक्स्ट है शीतकालीन, तो शीतकालीन को सियाला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 16 अक्टूबर से प्रारंभ होती है और 15 फरवरी को समाप्त होती है। शीत ऋतु में हल्की वर्षा को मावट कहा जाता है, यानी कि ठंडी के समय पर जो वर्षा होती है हल्की सी, उसे मावट कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिसंबर जनवरी माह में उत्तरी मैदानों में देखने को मिलता है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव दिसंबर जनवरी के महीने में उत्तरी मैदान यानी कि जो नॉर्थ वाले एरिया में वहाँ पर देखने को मिलता है।
और अब देखिए हम भारतीय परंपरा के अनुसार तो मध्य प्रदेश में 6 ऋतुएं होती है। बसंत ऋतु मार्च अप्रैल का समय, ग्रीष्म ऋतु मई जून का समय, वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त का समय, शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर का समय, हेमंत ऋतु जो कि नवंबर दिसंबर के समय होती है, और शिशिर ऋतु जो कि जनवरी फरवरी का टाइम होता है। तो ये 6 ऋतु हमने बुक्स में पहले टाइम पे पढ़ी हुई है, लेकिन मेन तो 3 ही होती है, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन और शीतकालीन। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है मतलब शीतकाल में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी मैदानी भागों में होने वाली हल्की वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यानी कि जो उत्तर पश्चिम भागों में उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों में जो हल्की वर्षा होती है, जिसका कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है। और यह वर्षा रबी की फसल जैसे कि गेहूँ, सरसों, चना आदि के लिए लाभदायक होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होती है, जो गेहूँ, चना और सरसों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में मानसून। तो मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में हल्की बारिश का होना शीतकालीन मानसून कहलाता है। यह मानसून गेहूँ, चना, सरसों और मटर की फसलों के लिए लाभदायक होता है। और मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून। मध्य प्रदेश में जून जुलाई में बारिश का होना ग्रीष्मकालीन मानसून कहलाता है। यह मानसून चावल, सोयाबीन, मक्का आदि खरीफ की फसलों के लिए लाभदायक होता है। आइए अब हम देखते हैं बुंदेलखंड सूखाग्रस्त क्षेत्र, यानी कि जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर सूखाग्रस्त क्षेत्र उसको माना जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा की पवनें जब कोलकाता से उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है, तब फेरल के नियम के अनुसार कोरियोलिसिस बल के कारण ये पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती है, यानी हिमालय की शिवालिक श्रेणियों की तरफ अच्छी खासी वर्षा कराती है। इसी कारण से प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा रह जाता है। अब जंतर मंतर या वेधशाला। तो वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने 1719 में उज्जैन में किया था, जब वे दिल्ली के राजा मोहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जैन में थे। तो जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पर है, तो उज्जैन में है, जिसका निर्माण महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने 1719 में करवाया था। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं निम्न वर्षा क्षेत्र। निम्न वर्षा वाला क्षेत्र जो कि उत्तरी क्षेत्र है, तो यहाँ पर कम वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है, भिंड के गोहद क्षेत्र में होती है। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला क्षेत्र, जहाँ पर औसत वर्षा क्षेत्र है, यानी कि एवरेज वर्षा हो जाती है। उसके बाद यह औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जो भाग है वहाँ पर औसत से अधिक वर्षा होती है। और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है, यानी कि हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा हमेशा कैसी होगी, कम होगी। तभी तो बालाघाट मंडला और छिंदवाड़ा जिले में अधिक वर्षा होती है, और इधर चलने पर हम अलीराजपुर, झाबुआ, धार वाले एरिया में जाते हैं तो कम वर्षा देखी जाती है। और दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है, यानी कि दक्षिण से यदि उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होगी। तभी तो ये बैतूल, छिंदवाड़ा ये कि दक्षिण वाले एरिया है। और ऊपर हम जाएंगे जैसे कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, तो वहाँ पर कम वर्षा देखी जाती है। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले है भू आवेष्टित, यानी कि पूरा लैंडलॉर्ड कंट्री का होना, यानी कि भू आवेष्टित, यानी कि चारों ओर भूमि से घिरा होने के कारण यहाँ पर तापांतर अधिक पाया जाता है। यानी कि चारों ओर भूमि ही भूमि है, समुद्र में समुद्र ना होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर देखा जाता है। नेक्स्ट है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा से मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने के कारण अधिक गर्मी पड़ती है, यानी कि मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है जिसके कारण मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है समुद्र से दूरी, यानी कि समुद्र से दूरी अधिक होने के कारण यहाँ पर ताप अधिक होता है। नेक्स्ट है पर्वतों की स्थिति, यानी कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के कारण यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, यानी कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत पाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ पर अधिक वर्षा देखी जाती है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा से दूरी, इक्वेटर से। मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है पठार, तो पठारों एवं
उच्चा उच्च की अधिकता सम जलवायु बनाते हैं, यानी कि पठार और उच्चा उच्च की अधिकता अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु को सम बनाते हैं ये। आइए अब हम जानते हैं मौसम संबंधित अन्य शब्दावली और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य के सीधे चमकने से उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक सूर्य किरणें प्राप्त होती है और मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सूर्य किरणें 21 जून को प्राप्त होती है और 21 जून ही साल का सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है ताप लहर या लू। लू प्रायः ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म स्थानीय हवा है और वायु के संपर्क में आने से जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होने की संभावना हो तो ऐसी वायु को लू कहा जाता है। यानी कि उत्तर भारत में चलने वाली जो ये गर्म हवा है, सबसे पहले तो याद रखना है कि उत्तर भारत में चलने वाली जो कि गर्म हवा है। नेक्स्ट है एस चंद्रशेखर वेधशाला। तो एस चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर जिले में राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र के समीप स्थित है। तो एस चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर जिले में स्थित है, याद रखना है आपको। आइए अब हम जानते हैं विद्वानों के अनुसार मध्य प्रदेश में जलवायु का वर्गीकरण। तो ए आर सुब्रमण्यम तथा टी श्रीमन्नारायण 1991 के अनुसार देखेंगे और थॉर्न थ्वेट के अनुसार और कोपेन के अनुसार। तो सबसे पहले ए आर सुब्रमण्यम और टी श्रीमन्नारायण के अनुसार देख लेते हैं। तो इन्होंने मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा है। पहला है अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी, सेमी एरिड और स्टेपी। तो इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में मंदसौर, नीमच और चंबल घाटी जिलों में है। नेक्स्ट है गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, वार्म टेम्परेचर रेनी क्लाइमेट। तो इसका विस्तार राज्य के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व तक है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, जो कि राज्य के सीमित दक्षिण भाग पर पाई जाती है, यानी कि सीमित क्षेत्र जो कि दक्षिणी भाग पर पाई जाती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं थॉर्न थ्वेट के अनुसार। तो इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है, तर अल्पार्द्र जलवायु, शुष्क अल्पार्द्र जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु। तो थॉर्न थ्वेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु का अधिकतम भाग CAW आता है। आइए अब हम देखते हैं कोपेन जीगर ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसका जलवायु कोड है CWG, जो क्षेत्र है जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली, कटनी और रीवा। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंध सवाना जलवायु, जलवायु कोड AW है, जिसमें इंदौर, भोपाल, देवास, रतलाम और उज्जैन क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट है आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु, जिसका कोड है BSHW, जिसमें बुरहानपुर, बरवानी, खरगोन और खंडवा क्षेत्र शामिल है। आइए अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जलवायु से रिलेटेड। तो राज्य के पूर्वी भाग में मानसून हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से आती है और राज्य के दक्षिण और ऊंचे भूभाग से टकराकर वर्षा कराती है। परिणामस्वरूप बालाघाट में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और बालाघाट में वन क्षेत्र भी अधिक है, इसके कारण भी यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। वर्षा के वितरण में पर्वत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पचमढ़ी एवं मैकाल पठार में इसी के कारण से अधिक वर्षा होती है, यानी कि जहाँ पर पर्वत अधिक पाएंगे, पर्वत ज़्यादा होंगे, वहाँ पर अधिक वर्षा होगी। तो पचमढ़ी और मैकाल पठार है, तो इसी कारण वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर मार्च माह में सबसे अधिक होता है, क्योंकि इस समय आकाश स्वच्छ और वायु में आर्द्रता बहुत कम होती है। राज्य में 80-90% से अधिक वर्षा अधिक दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है 80 से 90%। शीतकाल यानी कि अक्टूबर फरवरी